नमस्कार, मैं हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का कारक चैप्टर कवर करेंगे और यह लेखपाल की दृष्टि से, यूपीएसआई की दृष्टि से और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जिसमें हिंदी का सिलेबस होता है, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो कारक चैप्टर में कहीं से भी आपको कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कारक। तो कारक शब्द की उत्पत्ति क्री धातु के साथ अक प्रत्यय का प्रयोग करने पर होता है, जिसका अर्थ होता है क्रिया को करने वाला या फिर क्रिया का निष्पादक अथवा क्रिया का संपादक। और कारक का अर्थ होता है जोड़ने का कार्य करने वाला। मतलब वाक्य में क्रिया से जिन शब्दों को जोड़ा जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे उसे ही कारक कहेंगे। ठीक है, तो वाक्य के पदों को आपस में जोड़ कर रखने वाला जो योजक होता है वह होता है कारक। अर्थात क्रिया के साथ जिस शब्द का सीधा संबंध हो, सीधा अन्वय हो, वह कारक कहलाता है। और कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध का बोध कराती है। और हिंदी व्याकरण में कारक की संख्या 8 होती है, परंतु जब संबंध व संबोधन कारक को कारक नहीं माना जाता है तो इनकी संख्या 6 होती है। मूल कारक 6 होते हैं। मूल कारक में 6 मतलब जब आप संबंध और संबोधन को हटा देंगे तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कारक चिन्ह को विभक्ति अथवा परसर्ग भी कहा जाता है। विभक्ति की संख्या 7 होती है क्योंकि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। एक बार हमने बात किया था कि जो संबोधन है, संबोधन वह कोई भी कारक नहीं है। ठीक है ना, अगर संबोधन को आप मानते हैं कि यह कारक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसमें विभक्ति की बात करते हैं तो विभक्ति में किसका प्रयोग होता है, तो विभक्ति में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए हम कारक में 7 विभक्तियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन मूल कारक कितने रहेंगे, तो मूल कारक 6 ही होते हैं। और कुल कितने कारक होते हैं, तो कुल कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो विभक्ति की शर्तें भी कुछ होती हैं। और हम बात करेंगे कि प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है। यदि 2 कारकों की विभक्ति समान हो, अगर 2 कारकों की विभक्ति समान हो तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होता है। मतलब अगर वाक्य में कोई भी किसी भी कारक की विभक्ति अगर समान है तो ये तो बात ठीक है, लेकिन उनका व्यवहार अलग अलग रहता है। ठीक है, और समान विभक्ति कारक किसकी किसकी हो सकती है, तो कर्ता कारक एवं संबंध कारक, करण और अपादान। मतलब कर्ता कारक एवं संबंध कारक की विभक्ति समान हो सकती है और इसी प्रकार से करण और अपादान कारक की भी विभक्ति समान होती है, लेकिन व्यवहार क्या होता है, तो व्यवहार अलग अलग होता है। फिर अगली बात है कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर 2 नहीं प्रयुक्त किए जा सकते। मतलब एक ही वाक्य में आप चाहें तो एक से अधिक कारकों का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर एक से अधिक कारक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं और उनकी विभक्ति चिन्ह क्या क्या हैं। तो अगर हम बात करेंगे प्रथमा, तो प्रथमा विभक्ति जो लगती है वह लगती है कर्ता कारक में और उसका विभक्ति चिन्ह या फिर कारक चिन्ह होता है ने। फिर द्वितीय विभक्ति किस में लगती है, तो द्वितीय विभक्ति लगती है कर्म कारक में और उसका कारक चिन्ह को होता है। और तृतीय विभक्ति में करण कारक है और उसका जो विभक्ति चिन्ह है वह से है। और से का मतलब इसका व्यवहार किस तरह रहेगा, तो जब सहायता से, मतलब की सहायता से, जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो यहाँ पर बाण से का मतलब है बाण की सहायता से रावण को मारा। तो इस तरह से
तृतीया विभक्ति किस में लगेगी? करण कारक में, और उसका विभक्ति चिन्ह रहेगा ने, या फिर के द्वारा या फिर के माध्यम से। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति किस में लगेगी? तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी संप्रदान कारक में, और संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह रहेगा वह रहेगा के लिए। आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ विभक्ति चिन्ह को देख लेते हैं। पंचमी अपादान और से अलग होने के अर्थ में, मतलब पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग होता है अपादान कारक में होता है, और उसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो से। इसका भी कारक चिन्ह से होता है, लेकिन व्यवहार देखिए अलग होने के अर्थ में है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ बाण से मारा, तो यहाँ पर किसी भी माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। बाण एक माध्यम है, लेकिन जो गंगा है वह हिमालय से वह अलग हो रही है, तो उसके सेंस में। तो पंचमी विभक्ति किस में लगेगी? अपादान कारक में। षष्ठी विभक्ति लगती है संबंध कारक में, और उसका विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, या फिर ना, नी, ने। यह मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वह मोहन का भाई है, तो यहाँ संबंध, यहाँ पर देखिए आप का विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? का विभक्ति का। मोहन का भाई है, इस प्रकार से। ठीक है। फिर इसके बाद सप्तमी विभक्ति किस में लगती है? तो यह अधिकरण कारक में लगती है। इसका जो विभक्ति चिन्ह है में, पर, आधार होने के अर्थ में। ठीक है। मतलब जब आधार की बात की जाएगी तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है संबोधन में एक बार फिर से। जैसे हे राम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर हे राम में प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो हे, अरे, अजी, हेलो, अजी सुनते हो। तो इस तरह से जो विभक्ति चिन्ह होता है यह संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आइए देख लेते हैं आगे कारक के भेद। कारक के भेद कितने हैं? तो पहला है कर्ता कारक। इसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है, अथवा जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है, उसमें कर्ता कारक होता है। ठीक है। तो जिस व्यक्ति में के द्वारा कार्य किया जाता है उसका अर्थ होता है, उसमें कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? तो ने। ठीक है। कर्ता चिन्ह का जो ने विभक्ति चिन्ह है उसमें उसका प्रयोग भूतकालिक क्रिया के साथ ही होता है, अर्थात भूतकाल के वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग होता है, परंतु वर्तमान, भविष्यत काल, अकर्मक क्रिया के वाक्य में कर्ता के साथ कारक का जो चिन्ह है, कर्ता कारक का ने, उसका प्रयोग आवश्यक नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं उदाहरण की, तो उदाहरण क्या क्या है इसमें? तो राम ने गाना गाया, मतलब क्रिया का सीधा संबंध जिसके साथ होगा वह बोला जाएगा कारक, और जिसके द्वारा क्रिया संपादित की जाएगी वह कर्ता कारक होगा। जैसे कौन गाना गा रहा है? तो राम गाना गा रहा है। इसका मतलब ये है कि राम के साथ में ने विभक्ति लगी हुई है, तो राम में कौन सा कारक हो गया? तो राम में कर्ता कारक हो गया। विवेक ने दौड़ा था, मोहन आएगा, श्यामा खा रही है। कौन खा रही है? श्यामा खा रही है। यह मेरा भाई है। किसका भाई है यह? तो यह मेरा भाई है। तो यहाँ पर यह में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। ठीक है। फिर इसके बाद सना गा रही है, तो यहाँ सना जो है वह गाना गा रही है, तो क्रिया के साथ सना का सीधा संबंध आपको दिख रहा होगा, और इसमें सना के द्वारा ही क्रिया की जा रही है, इसके कारण सना में कौन सा कारक? तो यहाँ पर कर्ता कारक रहेगा। ठीक है। आगे है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसक जुड़ा हो तो निम्न 3 बातें निश्चित होती हैं। निम्न 3 बातें निश्चित का मतलब ये हुआ कि उसकी जो क्रिया है वह भूतकालिक होगी। जैसे राम ने गाना गाया, तो क्रिया कैसी रहेगी? भूतकालिक। फिर इसके बाद कर्म कैसा रहेगा? सकर्मक। और वाच्य कैसा रहेगा? तो कर्तृवाच्य रहेगा। और उसमें आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि प्राकृतिक शक्ति अथवा पदार्थ भी कर्ता कारक के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। जैसे सूर्य उगता है, तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य उगता है,
तो इसमें भी कर्ता कारक रहेगा। कौन कौन उगता है, तो सूर्य उगता है। तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टिमटिमाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो तारों के द्वारा। तो तारे में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। और अगर हम पहचान की बात करें तो कर्ता कारक की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कौन द्वारा प्रश्न किया जा सकता है, मतलब कौन खा रही है, तो श्यामा खा रही है। फिर कौन आएगा, तो मोहन आएगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें आप पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर आइए देख लेते हैं आगे कर्म कारक। अगर हम कर्म कारक की बात करेंगे तो क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है, क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है उस संज्ञा या सर्वनाम पद में कर्म कारक होता है, ठीक है। तो क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालेगी उसमें कौन सा कारक रहेगा, तो उसमें कर्म कारक रहेगा। जैसे उसने भिखारी को भीख दी, मतलब उसने किसको भीख दी, तो उसने भिखारी को भीख दी। तो जो क्रिया का प्रभाव है वह किस पर पड़ रहा है, तो भिखारी पर पड़ रहा है। तो इसलिए भिखारी में कौन सा कारक हो जाएगा, तो उसमें कर्म कारक। बिल्ली ने चूहे को मारा, किसको मारा, चूहे को, मतलब मारने का जो काम है उसका जो प्रभाव है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो चूहे पर पड़ रहा है। फिर ममता ने गणेश को खाना दिया, खाना देने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस खाना देने वाला जो प्रभाव है वह किस पर पड़ रहा है, तो वह गणेश पर पड़ रहा है। तो इसलिए ममता ने गणेश को खाना दिया, इसका मतलब ये है कि ममता ने गणेश को खाना दिया। इसमें जो खाना देने का प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव, वह गणेश पर पड़ रहा है, इसलिए गणेश में कौन सा कारक हो जाएगा, तो कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ क्या किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसमें कर्म कारक होता है। जैसे लड़की ने पत्र लिखा, तो लड़की ने क्या लिखा, तो लड़की ने पत्र लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि दूर, पास और चारों ओर के योग में भी कर्म कारक प्रयुक्त होता है। जैसे विद्यालय के चारों ओर घास है, कोचिंग के चारों ओर सड़क है। फिर इसके बाद है अगला नियम है कि दिन, समय और तिथि प्रकट करने के लिए को का प्रयोग होता है। जैसे श्याम सोमवार को लखनऊ जाएगा, तो जब भी दिन, तिथि और समय को अगर आप प्रकट करेंगे तो उसमें आप को का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी कौन सा कारक होगा, तो यहाँ भी कर्म कारक होगा। जैसे 26 जनवरी को दिल्ली चलेंगे, रविवार को विद्यालय बंद रहेगा, रविवार को कोचिंग बंद रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर इसके बाद है जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है तब उसके साथ को का प्रयोग होता है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति, मतलब कर्म कारक के जैसे अगर होता है विशेषण का प्रयोग, तो उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है, यानी उसमें विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुरों को कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो बुरा एक विशेषण है, लेकिन अगर उसका अगर संज्ञा के रूप में परिवर्तन कर दिया जाए तो वहाँ पर को का प्रयोग हो जाएगा। जैसे भूखों को भोजन कराओ, तो यहाँ भूखा जो शब्द है वह विशेषण शब्द है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको संज्ञा के साथ में प्रयोग करेंगे, संज्ञा के जैसे प्रयोग करेंगे तो वहाँ को का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह कर्म कारक हो गया, ठीक है। फिर हम अगली वीडियो में आपको करण कारक और भी आगे के कारक हम आपको बताएंगे, ठीक है। हम सिर्फ इस वीडियो में इतना ही रहने देना चाहते हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसमें हमने दो कारक को कवर किया, एक कर्ता कारक और एक कर्म कारक, ठीक है। इस नोट्स के माध्यम से हम आपको पूरा कारक पढ़ा देंगे और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और चाहे वह UPSI का एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC GD का एग्ज़ाम हो, जितने भी हिंदी वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कारक से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको
प्रश्न छोड़ना ही नहीं है और ना आप छोड़ पाएंगे जब ये वीडियो आप पढ़ चुके होंगे तो। ठीक है, और आज के लिए या फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद मित्रों।